किरचॉफ्स रूल्स। तो हम किरचॉफ्स रूल्स डिस्कस क्यों करते हैं पहले ये बता देता हूँ, छोटी सी बात है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स आगे हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इजी सर्किट्स होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए जस्ट ओम्स लॉ यूज लेकर इजीली काम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपको कुछ बनाना ही नहीं है ना। इजी सर्किट क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, और एक सेल है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपको अगर बैटरी का ईएमएफ गिवन हो, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, और आपसे सर्किट का करंट फाइंड आउट करने के लिए कहें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए कहें, तो आप जस्ट ओम्स लॉ यूज लेकर काम कर सकते हैं। जैसे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 + 1, 4 + 1 5 ओम। टोटल पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। तो आई कितना होगा, 10/5 टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। अगर आपको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना हो तो आप V = IR करके पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो है इजी सर्किट, ये काम आप इजीली कर लेते हैं। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तब डिफरेंट ब्रांचेस में करंट और वोल्टेज पता करने के लिए हमें किरचॉफ्स रूल्स यूज लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ से काम होता नहीं है, इसलिए किरचॉफ्स रूल्स यूज लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इस हेडिंग किरचॉफ्स रूल्स के नीचे। स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। यस सर। किरचॉफ्स रूल्स के नीचे लिखिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, and potential drops, to find electric currents and potential drops in any complicated circuit, Kirchhoff's rules are used. Kirchhoff's rules are used. Full stop. किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एनालिसिस करने के लिए, दैट मीन्स उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की डिफरेंट ब्रांचेस में करंट पता करने के लिए, डिफरेंट ब्रांचेस में पोटेंशियल ड्रॉप पता करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल्स यूज लेते हैं। कब? तब जब ओम्स लॉ से हमारा काम नहीं हो रहा हो। अभी हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे रूल्स पढ़ने के बाद, आप खुद देखेंगे कि ओम्स लॉ V = IR से तो काम हो नहीं रहा था, तो किरचॉफ्स रूल्स यूज लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ्स रूल्स यूज लेते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर पर लिखिए किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, इसका एक और नाम है जंक्शन रूल। फर्स्ट रूल कह दें या जंक्शन रूल कह दें, बात एक ही। तो फटाफट स्टेटमेंट लिखिए, इतना इजी है कि आपको जस्ट बहुत इजीली पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाएगा। एप्लीकेशन भी देखेंगे तो और पक्का भी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, according to Kirchhoff's first rule, the sum of electric currents, entering in junction
इज प्लीज रिपीट इट। इक्वल टू, रिपीट कर देते हैं, है ना। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंटरिंग इन जंक्शन पॉइंट, entering in junction point is equal to electric currents is equal to electric is equal to, थोड़ा सुन ले, is equal to sum of, है ना, ये वर्ड्स ऐड करना है, sum of electric currents leaving, sum of electric currents leaving from the junction, full stop, leaving from the junction, full stop। तो क्या बताया किरचॉफ ने अपने इस रूल में, उसको थोड़ा समझ लें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाए, लेट ये करंट I1, लेट ये करंट I2, लेट ये करंट I3। तो ये 3 करंट्स हैं, I1, I2, I3, और ये है J, कोई जंक्शन पॉइंट। गाइस जंक्शन पॉइंट क्या होता है? किस पॉइंट को, किसी भी सर्किट के किस पॉइंट को आप जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं या कहते हैं? यस बताइए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं? हाँ भाई आवाज नहीं आई, और थोड़ा वीडियो का बताइए, वीडियो ठीक है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल परफेक्ट है ना, ठीक है। हाँ भाई किस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कहते हैं? अभी तक आवाज नहीं आई, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। हाँ भाई सर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट कनेक्टेड। पॉइंट, बस पॉइंट नहीं बोलना था, वायर किसी सर्किट का, हाँ वायर, किसी सर्किट का वो पॉइंट जहां पर 2 से ज्यादा वायर कनेक्टेड हो, 2 से ज्यादा। अगर एक P पॉइंट है जहां एक वायर कनेक्टेड है, दूसरा वायर कनेक्टेड, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा है वहां से चला जाएगा। तो ये P एक कॉर्नर है, जंक्शन पॉइंट नहीं। हाँ यहाँ पर अगर तीसरा वायर कनेक्ट कर दें, बस अब ये जंक्शन पॉइंट हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का वो पॉइंट जहां पर 2 से ज्यादा वायर कनेक्टेड हो, जंक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ तो मैंने 6 वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं इस J जंक्शन पॉइंट पर। 3 करंट्स I1, I2, I3 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जंक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो हम कहते हैं द करंट I1, I2 एंड I3 एंटरिंग इन द जंक्शन, एंड द करंट I4, I5 and I6 leaving from the junction. According to Kirchhoff's first rule or junction rule, the sum of I1 plus I2 plus I3 is always equal to sum of I4 plus I5 plus I6। बहुत इजी रूल है, और ये रूल किस बेसिक कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो आपने लॉ तो लिख लिया है, लॉ हमने लिख लिया है, आपको डायग्राम बनाकर ये नीचे इक्वेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, कंप्लीट करें। फिर हम फर्स्ट रूल पढ़ने के बाद इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। पहले होते ही मुझे इन्फॉर्म करना डायग्राम, देन उसके नीचे अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। बिल्कुल ठीक है, यहाँ लिख देना आप according to junction rule। according to junction rule। बाकी लोग डन हो गया सर। ठीक है ना। तो आपको रूल लर्न करना है, डायग्राम को देखकर, इक्वेशन को देखकर लैंग्वेज खुद भी बना सकते हो। एक तो मैंने भी लिखवाई है ना। तो क्या लिखा है हमने? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। इसके आगे की बात इंपॉर्टेंट, sum of electric currents entering in the junction is equal to sum of electric currents leaving from the junction। full stop। अब वो जंक्शन कहाँ होता है? अंडरस्टूड है, किरचॉफ के रूल्स किसके लिए हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए। तो जंक्शन कहाँ होता है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, दैट्स इट। ओके, नोट करके एक इंफॉर्मेशन और लिख लें। तो यूनिवर्स में 4 कंजर्वेशन लॉज हैं, आपको मालूम होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। यूनिवर्स के 4 कंजर्वेशन लॉज, चार्ज कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सबसे बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन।
तो 4 कंजर्वेशन लॉज में से किसी एक पर बेस्ड है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। कुछ आप सोच सकते हैं इन 4 कंजर्वेशन लॉज में से किस पर बेस्ड हो सकता है ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल? एनर्जी, चार्ज कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो आप सही आइडिया लगा रहे हैं, सही गैस लगा रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन। रीजन, अगर कोई जंक्शन पॉइंट है तो उस पर लेट बहुत सारे वायर कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो पर सेकंड जंक्शन के यहाँ जितना चार्ज आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही जा रहा है। जंक्शन पर ना तो चार्ज स्टोर होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, ना ही जनरेट होता है। चार्ज जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन पॉइंट पर सेकंड जितना चार्ज आता है उतना ही जाता है। इसीलिए आपने जो इक्वेशन लिखा है क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ओके, नोट करके फटाफट लिख दें एक इंफॉर्मेशन जो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकती है। लिखिए, Kirchhoff's first rule based on Kirchhoff's first rule based on charge conservation law, based on charge conservation law। चलिए अब एक दो एप्लीकेशन हम इसके देख लेते हैं ताकि बात पक्की हो जाए। okay. पहले इजी क्वेश्चन, जैसे नोट सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। सर कोई पीछे रह जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दे, है ना। जैसे एक मेटल का वायर है, इसमें इस डायरेक्शन से, है ना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में यहाँ पर लेट 5 एम्पियर, चलिए थोड़ा कम कर देते हैं, लेट 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था। यहाँ पर एक, है ना, वायर और कनेक्ट किया और यहाँ पर लेट 0.5 एम्पियर करंट और आ रहा है। यहाँ पर एक वायर कनेक्ट किया, यहाँ पर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। यहाँ पर एक वायर कनेक्ट किया तो ये P, ये Q, ये R, बताइए P, Q, R आपके हिसाब से क्या हैं? जंक्शन पॉइंट्स। टेंशन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक रास्ता इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो करंट के आने जाने के लिए। ओके, फटाफट क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा बता दो। फाइनली इस पोर्शन पर R जंक्शन पॉइंट के बाद इधर कुछ करंट जा रहा है, लेट I, उस I की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल फर्स्ट रूल, इस I की वैल्यू क्या होगी? काफी बच्चे बता देंगे कितनी? 4.5। वापस बोलिए। 0.5। 4.5। हाँ भाई, और बताते जाइए अपने अपने आंसर, सुनाई दे रहा है मुझे, और बताइए जो नहीं बोले। 0.5। 0.5। 0.5 है ना, तो मोस्ट ऑफ सही बोल रहे हैं। ये जो आंसर होगा तो I इक्वल टू होगा 0.5 एम्पियर, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, आपको भी पता है जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहला P जंक्शन पॉइंट, कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब इस प्लेस पर, अब मैं आंसर कर रहा हूँ, इस प्लेस पर टोटल करंट कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। P से Q की तरफ 2.5 एम्पियर, सही बात है? यस सर। 2 प्लस 0.5, है ना। अब Q जंक्शन पॉइंट पर 2.5 करंट तो आ रहा है और 1 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है इधर से जा रहा है, तो इधर Q से R की तरफ बचा कितना? 1.5 एम्पियर, ट्रू। और 1.5 में से R जंक्शन पॉइंट पर ये 1 एम्पियर करंट चला गया, तो 1.5 में से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा? ठीक है, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करना, जस्ट प्लस माइनस करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लिखना होता है, आंसर। डन गाइस, आगे बढ़ सकते हैं एक और एप्लीकेशन की तरफ? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं।
इसका आंसर सभी लिख लें, I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर कितना है 0.5 एम्पियर। ओके, और सेकंड एप्लीकेशन देखें, इससे थोड़ा सा अच्छा, तो एक मेटल के वायर से इस तरह से लूप बना दिया, स्क्वायर लूप, और इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पर एक एक वायर कनेक्ट कर दिया ताकि ये जंक्शन पॉइंट हो जाए। अब ये हर कॉर्नर अपने आप में जंक्शन पॉइंट है। अब करंट की कंडीशन देखिए, लेट P Q R S, ये 4 जंक्शन पॉइंट्स हैं। P जंक्शन पॉइंट की तरफ करंट आ रहा है 5 एम्पियर, इसमें से यहाँ पर मैंने दिखा दिया 2 एम्पियर P से Q की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पर कुछ करंट है लेट 1.5 एम्पियर, है ना। एरो आप देख ले करंट कहाँ आ रहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर करंट की वैल्यू है लेट 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस I की वैल्यू बतानी है गाइस। फटाफट क्वेश्चन डायग्राम बना लें सभी। फाइंड दी वैल्यू ऑफ I 2.5 2.5 एम्पियर। 2.5 सर। ओके, तो आंसर भी आ रहा है और सभी का डायग्राम भी बन जाना चाहिए, और मुझे 2.5 ज्यादा सुनाई दिया है। देखते हैं, हाँ भाई, सभी का डायग्राम बन गया ना। यस सर। यस सर। तो इसमें क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, जो आंसर मुझे सुनाई दिया 2.5 एम्पियर, बिल्कुल ठीक है, सही है। सबसे पहला जंक्शन पॉइंट है ना, मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये करंट पूछ लिया, हो सकता है वो किसी और ब्रांच में यहाँ करंट पूछ ले कुछ भी, तो पूरा ही सॉल्व कर रहा हूँ, हर ब्रांच में करंट दिख जाएगा। तो P पॉइंट से 2 एम्पियर इधर चला गया, तो 5 - 2 3 एम्पियर इधर होगा, ठीक है, 3 एम्पियर इधर होगा। 3 एम्पियर एस जंक्शन पॉइंट पर आ रहा था, उसमें से 1 एम्पियर लीव कर गया, तो इस डायरेक्शन में रिमेनिंग करंट कितना होगा 2 एम्पियर एक बार। ओके, P से Q जंक्शन पॉइंट की तरफ 2 एम्पियर करंट जा रहा था, उसमें से 1.5 ऊपर निकल गया, तो Q से R की तरफ रिमेनिंग करंट कितना पास होगा 0.5, 2 + 0.5, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2.5 एम्पियर है आंसर। जंक्शन रूल को यूज लेकर जो क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क के इजी क्वेश्चन बनते हैं, तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। हो जाएंगे गाइस ऐसे क्वेश्चन? यस कोई सर। डाउट? सर। यस यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद लिखिए किरचॉफ्स सेकंड रूल, ब्रैकेट में लूप रूल। किरचॉफ्स सेकंड रूल, ब्रैकेट में लूप और वोल्टेज, दो नाम है इसके, दो क्या, सेकंड रूल ब्रैकेट में लूप और वोल्टेज रूल। तो इसको आप इन नामों से इन नामों से लिख सकते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल, लूप रूल और वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल, तो ये इतने सारे नाम। हाँ भाई, स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। यस सर। सेकंड रूल है ना, तो इसको भी समझें एक्चुअल में किरचॉफ ने क्या बताया था। तो ये लूप का मतलब आप थोड़ा ध्यान रखें, लूप क्या होता है। तो क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू लूप, किसी भी क्लोज्ड सर्किट को हम क्या कहते हैं, लूप, क्लोज होना चाहिए सर्किट। तो किरचॉफ का सेकंड रूल एक इजी डायग्राम से देखिए, लेट एक रेजिस्टेंस है R1, लेट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R2, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक सेल कनेक्ट कर दिया ऑफ V वोल्ट, और इस सर्किट में
करंट फ्लो हो रहा है, लेट आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक R1 रेजिस्टेंस पर, एक R2 रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो किसके इक्वल होगा गाइस? तो कोई भी बता सकता है कि IR1 प्लस IR2 ये दो पोटेंशियल ड्रॉप होंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट? अगर करंट आई है तो ये लूप बनाया है मैंने, क्लोज्ड सर्किट, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? जो टोटल पोटेंशियल आपने बैटरी से या सेल से अप्लाई किया है उसके इक्वल होगा। ये होता है। अगर ये सही है तो मुझे बताइए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस IR1, चलिए ब्रैकेट नहीं लगाते, माइनस IR2 प्लस V इक्वल टू 0। ऊपर वाला अगर सही है, एक सिंपल सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ से भी ऐसा जानते हैं, तो ये भी तो सही है स्टूडेंट्स। ऊपर वाले से ट्रांसफर करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो बस है ना, इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को किरचॉफ ने कुछ है ना वर्ड्स में बाउंड किया, और उसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स लूप रूल। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, लिखिए। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल, फटाफट लिखिए। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल, the sum of electric potential differences, the sum of electric potential differences, according to Kirchhoff's second rule, the sum of electric potential differences in a loop always be 0, full stop. In a loop always be 0, full stop, full stop. हाँ भाई, लिख लिया स्टूडेंट्स यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सभी ने? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, फॉर एग्जांपल एक सर्किट बनाना है आपको, और उस सर्किट के नीचे अकॉर्डिंग टू लूप रूल या अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल की बात है। मैं इसके दो एग्जांपल दूंगा, एक ये है, एक और हम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू लूप रूल, तो नाम याद रखना, लूप रूल कह सकते हैं, वोल्टेज रूल कह सकते हैं, किरचॉफ्स सेकंड रूल कह सकते हैं। माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस V इक्वल टू 0। सॉरी, अब मुझे प्लस माइनस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, फिर हम इसके नोट की बात करेंगे कि किरचॉफ का ये जो सेकंड रूल है ये किस बेसिक कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। भाई कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है क्या बच्चों के? No, sir. बाकी ठीक है ना? कुछ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ सर। अब मुझे ध्यान नहीं रहता उनको ऐड करना। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा डायग्राम बनाकर इक्वेशन। यस सर। Yes, sir. अब दो बातें मुझे आपको बतानी है प्लस माइनस के बारे में, और फिर इस नोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, है ना? तो सबसे पहले देखिए, किरचॉफ के जो सेकंड रूल में है वो हमने क्या लिखा है? सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो गाइस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, जैसे कोई मेटल का वायर है तो इसके P पॉइंट पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है और Q पर नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट Q। सही बात? Yes, sir. सही बात है ना? तब आपको वैल्यू कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। एक बार बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P करूंगा तो मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी? ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगी। लो पोटेंशियल में से हाई पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव आनी है। बस यहाँ पर आप देखिए,
बैटरी का ये कैसा एंड है, पॉजिटिव एंड है, हाई पोटेंशियल वाला एंड है, और ये हाई पोटेंशियल वाला एंड कहाँ से कनेक्टेड है, इस एंड से और यहाँ पर। तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ लिख दूं ये P है और ये Q है ना, ये जो फर्स्ट रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R1, इसका राइट वाला एंड P है, लेफ्ट वाला एंड Q है, कौन सा हाई पोटेंशियल वाला एंड है इन दोनों में से? E. तब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे करंट इधर आएगा है ना, जैसे जैसे करंट आगे आएगा पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो P से Q की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, P से Q की तरफ आ रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और वो नेगेटिव वैल्यू क्या है, वो है -IR1। तो ये है नेगेटिव वैल्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, ठीक है। और देखिए, और आप सर्किट में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको एक और रजिस्टर मिला ऑफ रेजिस्टेंस R2, लेट इसके भी दो एंड हैं, ये एंड है R और ये एंड है S। तो अभी भी आप बता सकते हैं क्या कौन सा एंड RS, कौन सा एंड हाई पोटेंशियल वाला है? R एंड हाई पोटेंशियल वाला है और S एंड लो पोटेंशियल वाला है ना। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे पता करते हैं, S VS माइनस VR है ना। तो नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल, प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल, इनका डिफरेंस होता है पोटेंशियल ड्रॉप। ये क्या होगा, -IR2, नेगेटिव होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब और देखिए, अगर मैं इस सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं तो क्या होगा गाइस, भाई आगे बढ़ना है ना इधर से, तो पहले नेगेटिव एंड मिला, बाद में पॉजिटिव एंड मिला, सही बात है। पहले नेगेटिव एंड मिला, बाद में पॉजिटिव एंड मिला। तो अगर मैं नेगेटिव एंड पर पोटेंशियल की वैल्यू V1, पॉजिटिव एंड पर पोटेंशियल की वैल्यू V2 कह दूं, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 माइनस V1, और उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव है ना। तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का मेथड पता लग गया कि जब हम किसी लूप में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें, आपकी मर्जी, जैसे अभी हम कैसे चले, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ से हम इधर 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 करंट की डायरेक्शन में चले एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव रिसीव होता है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव रिसीव होता है। बट इस सेल के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो नेक्स्ट एंड पर पोटेंशियल माइनस प्रीवियस एंड पर पोटेंशियल, वो ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो जो किरचॉफ ने अपना स्टेटमेंट बताया था, स्टेटमेंट रिलीज किया था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्लोज क्लियर लिखा हुआ है क्या, एक वर्ड लिखा हुआ है लूप, है ना। तो किसी भी लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम ऑलवेज कितना होता है, 0। पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम ऑलवेज कितना होता है, 0। जैसे अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसका एक एग्जांपल तो आपने लिख लिया, ये नोट पहले, चलिए नोट हम उस एग्जांपल के बाद में लिखेंगे। एक डायग्राम में और बना रहा हूं, उसमें किरचॉफ सेकंड रूल यूज लेकर इक्वेशन बनाएंगे हम, और ये चीजें सीख गए तो काफी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे, ढेरों न्यूमेरिकल। एक सर्किट में और बना रहा हूँ, है ना, प्लस माइनस R1 एप्सिलॉन 1 प्लस माइनस R2 एप्सिलॉन 2। इस सर्किट को आप लूप तो कह सकते हैं ना, क्लोज है बिल्कुल। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। हमें इस सर्किट, दैट मीन्स इस लूप के लिए सेकंड रूल यूज लेकर इक्वेशन बिल्डअप करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको लिखना है। यहाँ पर R1 R2
ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है R1 ओम R2। तो यहाँ पर इस लूप में कितने रेजिस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स? 4 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 एक्सटर्नल हैं और 2 इंटरनल भी हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस पर लूप रूल अप्लाई करूं, और सर्किट के करंट को आई इमेजिन कर लें, कुछ तो करंट होगा सर्किट में, तो सर्किट में लेट आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट, है ना। तो माइनस आई R1 सेकेंड। अब इस पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, दिस माइनस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस, इस एंड पर पोटेंशियल माइनस इस एंड पर पोटेंशियल, तो क्या होगा माइनस आई R2। आगे बढ़ते हैं, अब ये मिला हमें, क्या करूं, माइनस आई R2 स्मॉल r2। अब इसके लिए कोई बताए क्या करूं? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके लिए क्या करूं? इसका EMF लिखा हुआ है एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2, दैट्स इट, प्लस एप्सिलॉन 2। नेक्स्ट R1 रजिस्टर है, R1 ओम का एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस आई R1। अब फटाफट बताइए क्या करूं? प्लस E1 प्लस EMF 1 एप्सिलॉन 1। और अब कोई बताएगा क्या करूं? इक्वल टू 0। हाँ, आवाज आनी चाहिए, इक्वल टू 0। पढ़िए ही रहे हैं लूप रूल के अकॉर्डिंग। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि एक लूप फॉर्म में हो, उस लूप में, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम ऑलवेज कैसा होता है? 0। उन पोटेंशियल डिफरेंसेस को लिखते कैसे हैं वो आपके सामने है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस तरह से 1 2 3 4, इन 4 प्लेसेस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और किसके इक्वल होगा वो? एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के इक्वल। ट्रांसफर करके इसको हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो और करके मैं लिख रहा हूँ, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, आई R1 आई R2 आई R2 आई R1 इक्वल टू EMF 1 EMF 2। तो जितना पोटेंशियल मिल रहा है उतना ही लूप में ड्रॉप भी हो रहा है, बिकॉज दिस इज लूप। तो लूप को और किसी से मतलब नहीं है, बाहर से मतलब नहीं है। तो जितनी बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतनी रेजिस्टेंसेस पर यूज आ रही है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पर, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पर। आई थिंक आपने डायग्राम बनाकर ये इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दिया होगा या फिर लिख दिया होगा, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना स्टूडेंट्स, फटाफट इन्फॉर्म। यस सर। नो बाकी सर। लोग ना बना लें सभी। नो सर। और फिर हम लूप रूल को और समझने के लिए एक दो एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना, एक दो एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो रूल्स लर्न करने हैं, डायग्राम को देखकर लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़कर डायग्राम को देखना है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जब एप्लीकेशंस कर लेंगे तो बात पक्की हो जाएगी। तो आप जब खुद से एप्लीकेशन या क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो समझ लो बात पक्की है। तो 2 एग्जांपल ले लिए हमने लूप रूल में, और दोनों में बात एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम क्या आ रहा है? 0। फिर ट्रांसफर करके आप चाहें जैसे लिख लें। तो यूनिवर्स के 4 कंजर्वेशन लॉज में से सेकंड रूल किसको ओबे करता है, किसको फॉलो करता है, किस पर बेस्ड है? तो आई थिंक आइडिया लग रहा होगा, आप गैस कर सकते हैं किस पर। द सेकंड रूल बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉ? कोई गैस कर सकता है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज, ये 4 कंजर्वेशन लॉज एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में। तो बिल्कुल सही गैस किया, एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी है।
सेल की केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एनर्जी है। तो नोट करके लिखिए, किरचॉफ्स सेकंड रूल बेस्ड ऑन, किरचॉफ्स सेकंड रूल बेस्ड ऑन law of conservation of energy, based on law of conservation of energy. Done guys? Yes sir. तो अब आपसे थोड़ा सा है ना लेवल वाला काम करवाते हैं। आपकी आई थिंक टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.6 है, एग्जाम्पल नंबर 3.6। इसकी बात करते हैं कि ओम्स लॉ यूज लेकर जो काम नहीं कर सकते, किरचॉफ्स रूल्स यूज लेकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और इसके नीचे हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो डायग्राम आपको अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है, थोड़ा स्पेस देखते हुए। मैं एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्यूब में कितनी एजेस होती हैं? हाँ, आवाज नहीं आई भाई। क्यूब में कितनी एजेस होती है? 8। अच्छा भाई, हमारे जमाने में 12 हुआ करती थी। कॉर्नर्स नहीं कह रहा हूँ, एजेस। एजेस तो एजेस ही होती है ना। यस सर। तो 8 होती है 12 होती है? थोड़ा सोच के वापस बताएं। 12 एजेस कितनी होती है क्यूब में? 12 एजेस होती है। 12। तो मैं एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसकी जो 12 एजेस हैं, हर एज में एक रजिस्टर कनेक्टेड है और हर रजिस्टर आइडेंटिकल है, इनकी वैल्यू सेम। आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस की, इसकी सबकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम, 1 ओम। ओके, यहाँ पर एक और एज, वन मोर। डायग्राम का आइडिया आपको लग गया होगा, बनाना स्टार्ट कर दें। एक क्यूब कंप्लीट हम बनाने वाले हैं जिसमें 12 एजेस और हर एज में एक रजिस्टर। वन वन तो हमने क्यूबिकल स्ट्रक्चर तो बना दिया और इसकी जो 12 एजेस हैं उनमें सब में 1 ओम का रजिस्टर। अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोगों से। ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना, तो इनको कॉर्नर्स कहते हैं। ये कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर जंक्शन पॉइंट है या नहीं है? पहले तो ये बता दो। ए बी सी। Yes sir. यस सर है। बाकी लोग सभी मानते Yes हैं sir ना? है. Yes यस sir. सर। जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि आपको Yes. क्लियर दिख रहा है। रूल के अकॉर्डिंग 2 से ज्यादा वायर होने चाहिए और सब पर 3-3 है। ठीक है, ए के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप ए डैश एज्यूम कर लें, बी के ऊपर डी डैश, बी के ऊपर बी डैश और सी के ऊपर सी डैश। तो ये सभी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स अपने आप में जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। 12 रजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है ना। अब इस कॉम्बिनेशन को हम किसी बैटरी से, किसी सेल से कनेक्ट करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन, और पूरा आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, तो मिलकर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर 10 वोल्ट
V इक्वल टू 10 वोल्ट की एक बैटरी है, और इस बैटरी को कहां से कैसे कनेक्ट किया है वो भी देख लें। कहां से कैसे कनेक्ट किया है वो ध्यान से देखें। देखो, इसका पॉजिटिव एंड A से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव एंड किससे कनेक्टेड है, दिख रहा है? यस सर। C डैश dash, है ना? Yes. तो यहाँ पर रूल क्या है एक्चुअल में, A C डैश क्यूब का डायगोनल होता है। हाँ भाई, थोड़ा 3D में देखकर सोचकर बताओ, सही बात है? A C डैश अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो क्यूब का डायगोनल ही होगा ना। तो A को C को, A पॉइंट को C पॉइंट को, सॉरी A पॉइंट को C डैश पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डायगोनली अपोजिट एंड्स। A C डैश ये डायगोनली अपोजिट एंड्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ B ले लें तो पीछे वाला D डैश, अगर C ले लें तो आगे वाला A डैश, अगर D ले लें पीछे वाला है, पीछे वाले फेस का कॉर्नर D, तो B डैश लेना पड़ेगा। बहुत सारे डायगोनल्स हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उनमें से एक ये भी है A C डैश। तो A पॉइंट C डैश पॉइंट क्या है, डायगोनली अपोजिट एंड्स। तो इन कॉर्नर्स के बीच में हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ओके, अगर आपसे कह दें यहाँ पर है ना, I करंट है, यहाँ पर I करंट है, I करंट है, ठीक है। तो फटाफट मुझे बताइए A से B की तरफ कितना करंट होगा। छोटी सी बात पूछी है मैंने, A से I1 B की तरफ कितना करंट होगा। I/3। I/3। अब ये I/3 क्यों, उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, किरचॉफ जंक्शन रूल। तो A जंक्शन पॉइंट है, आप भी कह रहे थे, तो इस जंक्शन पॉइंट की तरफ I करंट आ रहा था, ठीक है। और अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से करंट जाएगा। अब इन ब्रांचेस को देखें, A से B की तरफ, A से A डैश की तरफ, A से B की तरफ, सभी जगह करंट क्या होगा, I/3 I/3 I/3। वाई I/3 क्यों, क्योंकि इन तीनों ब्रांचेस में AD A डैश AB, इन तीनों ब्रांचेस में करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। इसलिए I करंट इक्वल डिवाइड होगा। अब I करंट को 3 ब्रांचेस में इक्वल डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। I करंट को 3 ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, I/3 I/3 I/3, है ना। चलिए, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं, थोड़ा मुझे बताइए सर्किट डायग्राम बन गया या बाकी है कुछ। बन गया सर। बन गया सर। बन गया ना सर्किट डायग्राम। हाँ, अब हमें करना क्या है, हमें 2 काम करने हैं गाइस, है ना। हमें सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता लगाना है, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता लगाना है, मतलब RAC डैश, A कॉर्नर C डैश कॉर्नर के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। R मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C डैश। तो सर्किट का रेजिस्टेंस पता लगाना है एक बार, और हमें सर्किट का करंट पता लगाना है। तो पहला काम इंपॉर्टेंट है, दूसरा तो आप ओम्स लॉ यूज लेकर फटाफट कर देंगे। तो A से C डैश के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो यहाँ पर बिल्कुल फेल हो जाते हैं, काम ही नहीं आते। सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज यूज लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, गाड़ी अटक गई। बट किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इनको यूज लेकर हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट I इमेजिन करता हूं, तो A से B
ए से ए डैश और ए से डी, इन 3 ब्रांचेस में करंट की बात क्लियर है? I/3, Yes, sir. I/3, I/3। हमारा एम क्या है, क्वेश्चन क्या है? आर ए सी डैश पता लगाना। ये सिंबल आर ए सी डैश का मतलब ए पॉइंट सी डैश पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना है। और बीच में ए से सी डैश के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 1 ओम के 12 रेजिस्टेंसेस हैं और क्यूब की एजेस में फिट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बी जंक्शन पॉइंट है, Yes, sir. जंक्शन पॉइंट है, थोड़ा सा है ना दिमाग को एक्टिव कर ले, क्योंकि यहाँ पता लग गई बात तो आगे अपने आप करने लग जाएंगे। देखिए, तो इस बी जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट कितना है? I/3। I/3. I/3। सभी को क्लियर दिख रहा है, आने वाला करंट I/3 है। अब 2 और ब्रांचेस हैं जहां से करंट जाएगा, तो आने वाला करंट I/3 है, जाने वाला करंट भी I/3 ही होगा, बट वो I/3 करंट 2 रास्तों से जाएगा और उन दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होने से ये I/3 करंट अगेन इक्वली डिवाइड होगा 2 ब्रांचेस में। I/3 करंट इक्वली डिवाइड होगा 2 ब्रांच में, तो मैं I/6 लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और B से C की तरफ भी कितना हो जाएगा? I/6। ठीक बात। तो A जंक्शन पॉइंट से B जंक्शन पॉइंट की तरफ जो करंट जा रहा था उसका तो हमने देख लिया क्या हुआ आगे। अब A से A डैश की तरफ जो करंट जा रहा है सेम I/3, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा I/3। तो A डैश जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट सिमिलरली I/3, जाने वाला करंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? I/6। यहाँ से इधर जाने वाला करंट भी कितना हो जाएगा? I/6, है ना? ओके, 2 की बात हो गई, इस I/3 की बात हो गई इसकी। हाँ, A से D की तरफ एक और I/3 है, लास्ट I/3, ठीक है। तो D जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट I/3 और जाने वाले 2 करंट होंगे, एक D से D डैश की तरफ और एक D से C की तरफ। तो D से D डैश की तरफ मैं I/6 ही लिखूंगा, D से C की तरफ मैं I/6 ही लिखूंगा। किरचॉफ्स जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग आने वाले करंट और जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है, तो A से D की तरफ आने वाला I/3, तो D से जाने वाले करंट का सम भी कितना होना चाहिए? I/3। तो ऑलमोस्ट काम होने वाला है डायग्राम का। अब गाइस करंट डिवाइड तो हो गए, ये सारे करंट फाइनली कहां पहुंचेंगे? सी डैश पर, और सी डैश पर सब जुड़कर वापस कितना हो जाएगा? I। तो अब इनको कलेक्ट करने का काम करते हैं, इनको हमने डिवाइड तो कर दिया, अब इनको कलेक्ट करते हैं। तो देखिए कलेक्ट कहां हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। बी डैश जंक्शन पॉइंट को देखिए, बी डैश जंक्शन पॉइंट को, बी डैश जंक्शन पॉइंट पर आने वाले करंट कौन कौन से हैं, कहां से आ रहे हैं बताइए, आपको दिखाई दे रहा है तो? A और बी B डैश से. जंक्शन पॉइंट पर A dash and आने B। वाले करंट, हाँ, And B. ए डैश से आ रहा है और बी से आ रहा है, ए डैश से आ रहा है और बी से आ रहा है, और दोनों कितने हैं? I/6. I/6. अब हम कलेक्ट कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, I3 हो पहले जाएगा। डिवाइड कर रहे थे, बिल्कुल, अब कलेक्ट कर रहे हैं, तो I/6 कितना हो जाएगा? I/3। Yes, sir. ओके, अब दो कॉर्नर्स की बात और रह गई। देखिए इसको लेने पहले, चलिए सी को ले लेते हैं। सी, कॉर्नर सी दिख रहा है सभी को? तो यहाँ पर भी 2 ऐसे करंट हैं जो आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं गाइस? B और D. B and D. बी एंड डी, बी से आ रहा है I/6, डी से भी आ रहा है I/6, तो सी से सी डैश की तरफ करंट कितना हो जाएगा? I/3। I/3 हो जाएगा। चलिए अब मैं नहीं बताता हूँ, एक और कॉर्नर है जिसकी कहानी बाकी है, कौन सा है? D dash. D डी dash। डैश, वेरी गुड। डी डैश कॉर्नर पर 2 करंट आ रहे हैं, एक आ रहा है डी से और एक आ रहा है ए डैश से। डी से डी डैश की तरफ I/6, ए डैश से डी डैश की तरफ I/6, तो डी डैश से सी डैश की तरफ अगेन I/3। गाइस सी डैश जो कॉर्नर है, सी डैश जो जंक्शन पॉइंट है, वहां पर कितने करंट आ रहे हैं?
तीन 3 3 करंट्स है ना, I by 3, I by 3, I by 3, और ये तीनों एड अप होकर वापस कितना हो गया I। यस सर। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की हर ब्रांच में मैंने करंट दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दो रूल होते हैं किरचॉफ के, जंक्शन रूल, लूप रूल। जंक्शन रूल यूज लेकर हमने हर ब्रांच में करंट को दिखा दिया है। अब लूप रूल यूज लेकर आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एक लूप सेलेक्ट करते हैं, है ना, कोई सा भी लूप, बहुत सारे लूप इसमें है सॉल्यूशन के लिए, हम एक ले लेते हैं। गाइस देखिए, ये जो बैटरी है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स इसको हम कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इधर या फिर इधर किसी भी एक जगह एस लिख सकते हैं, ये हमारा सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स, क्योंकि हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सभी अपने डायग्राम में भी या तो इधर या इधर कहीं भी एक एस पॉइंट लिख दें, एस। ठीक है, अब लूप देखिए, और आप दूसरे लूप भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। बहुत सारे लूप ले सकते हैं। देखिए ए, ध्यान से देख लें, ए बी, बी डैश, सी डैश, इस ब्रांच में एक पॉइंट हमने लिखा एस ए। तो देखिए मैं लूप का नाम अलग से लिख रहा हूं, लूप है ए बी, बी डैश, सी डैश, और उसके बाद इधर आए तो एक पॉइंट यहाँ एस और ये ए। तो एक लूप ये है। इस लूप में हम किरचॉफ के लूप रूल को यूज लेकर इक्वेशन बनाएंगे, लूप रूल को लेकर इक्वेशन बनाएंगे। अब आप कहेंगे यही लूप क्यों लिया, तो आपकी मर्जी हो, दूसरा ले लो, है ना, बस करंट की डायरेक्शन में चलना है, क्या ले सकते हो। और इसके अलावा और ऑप्शन भी है, लिखना नहीं है फिर भी देख लें, ए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, एस ए। एक और ऑप्शन भी है, ए डी, डी डैश, सी डैश, एस ए, है ना। तो ये जो ऑप्शन वाली बातें हैं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और क्लियर हो जाएगी। तो एक रूल, एक लूप तो मैंने दिखा दिया, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको दूसरे लूप्स की बात बताऊंगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस टाइप की क्वेश्चन। चलिए तो लिखिएगा इस इन लूप ए बी, बी डैश, सी डैश, एस ए से ए तक, है ना, ए बी, बी डैश, सी डैश, एस ए बी, बी डैश, सी डैश, एस ए, according to Kirchhoff's loop rule, according to Kirchhoff's loop rule, according to Kirchhoff's loop rule। हाँ भाई, इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो A से B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना स्टूडेंट? -I/3। -I/3। भाई सब सभी जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो A से B के बीच में करंट कितना है, इतना, इनटू रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो आप चाहें तो इनटू 1 लिखें, और 1 को नहीं भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता है, सभी जानते हैं। तो 1 से प्रोडक्ट होगा, इसलिए जरूरत नहीं। माइनस B से B डैश के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप -I/6। B से B डैश के बीच में, तो -I/6, है ना, इनटू 1। 1 को मैं नहीं लिख रहा, ओके। उसके बाद B से B डैश से C डैश के बीच में, B डैश से C डैश के बीच में -I/3। माइनस का I/3, है ना। अब बताइए, +10 C डैश से S, या S +10 नहीं लिख के इस पूरे को ले लेता हूं मैं ना। तो C डैश एस ए, ये एक पूरी ब्रांच है, ध्यान रखना, पूरी ब्रांच को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। पहले भी मैंने ब्रांच को ही किया था, जैसे ए से बी के बीच में एक ब्रांच है, बी से बी डैश के बीच में एक ब्रांच है, बी डैश से सी डैश के बीच में एक ब्रांच है, और सी डैश एस ए, ये पूरी ब्रांच है। तो इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अब वापस बोलिए, +10 +10 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 बताया था हमें किरचॉफ ने अपने सेकंड रूल में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो क्या, थोड़ा बताइए, -5/6 आई आएगा क्या, इन तीनों का सम
नेगेटिव Yes, नेगेटिव sir. माइनस, Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया 1, इक्वेशन 1। तो लूप रूल यूज लेकर जिन स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन बनाना आ गया है ना, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, इस टाइप के या इससे और अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ भाई, आगे बढ़ जाएं, है ना? 1 मिनट और चाहिए मुझे, 1 मिनट से भी कम। हाँ बताइए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 डन। Yes, sir. अब एक छोटी सी बात, हमें करना क्या था, तो आपने शायद लिख लिया होगा, ए पॉइंट सी डैश पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना था। तो लिखिए लेट आर ए सी डैश बी दी, लेट आर कैपिटल आर ए सी डैश बी दी effective resistance between A and C dash. Effective resistance between A and C dash. Effective resistance between A and C dash. Then the equivalent circuit. Then the equivalent circuit तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट। तो थोड़ा ध्यान से देखें, ए से सी डैश के बीच में पूरा क्यूब हटाकर मैंने क्या लिख दिया, आर ए सी डैश, दैट्स इट। अब इक्वेशन 2 देख लें आप, इक्वेशन 2 क्या है, दैट्स इट, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो सर्किट का करंट हमने कितना दिखाया था, आई। तो गाइस इधर देखिए, ये जो आई करंट है, ये रहा, ये आई करंट। अब ए जंक्शन पॉइंट नहीं रहा, क्योंकि ए से सी डैश के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिखाया, तो इस अकेले रेजिस्टेंस में पूरा का पूरा करंट जाना ही है। तो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। जब हम ए और सी डैश के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का सिंबल एज्यूम कर लेते हैं, तो इफेक्टिव सर्किट या इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा हो जाता है। इस सर्किट पर अगर लूप रूल अप्लाई करूं, तो अकॉर्डिंग टू लूप रूल क्या होगा, माइनस आई आर ए सी डैश प्लस 10 इक्वल टू 0। फटाफट बस ये इक्वेशन बता दें सही है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो जो फाइंड करना है, बस उसके लिए हमने सिंबल एज्यूम कर लिया और ए और सी डैश के बीच में उसी को लगा दिया। सर्किट का करंट पूरा का पूरा उसी में से जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन सही है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से आंसर कितना आ रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5/6. का एग्जाम्पल नंबर 5/6. जो है ना, उसको देख लेना, वो यही है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपका आंसर आ जाता है आर ए सी डैश 5/6 ओम। सर्किट का करंट भी आप पता लगा सकते हैं, इंडिविजुअल ब्रांच के करंट भी पता लगा सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। तो आई थिंक इक्वेशन 1 2 से तो क्लियर है, ये Yes, sir. क्लियर है सर। तो ये हमें आज काम करना था। बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा हो तो। जंक्शन रूल हो गया, लूप रूल हो गया, और कुछ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। तो गाइस और मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.